ये हिस्ट्री का फंडा बड़ा ही खतरनाक है। हिस्ट्री लोगों को समझ में नहीं आती है, खासकर क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए। क्लास 11th और 12th के बच्चे जो हाल फिलहाल अभी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान लेके आया ई पाठशाला चैनल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जिसमें क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए कंप्लीट सीरीज दी गई है। इस कंप्लीट सीरीज में आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विद एग्जांपल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज और सारे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट हमने आपके लिए तैयार की हुई है। आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को वॉच आउट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग हमारे ऐप पे जुड़ सकते हैं। इस ऐप पे आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस होने वाला है। आप वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्द से जल्द जाइएगा, ऐप डाउनलोड करिएगा, ये सारा एक्सेस आपको वहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों, चैप्टर का नाम इस बार हमारा है एन इंपीरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। ये पूरी तरीके से उस ऐसे साम्राज्य के बारे में डिस्कशन करने की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में, जो साउथ में था। उसमें बहुत सारी डायनेस्टियों ने आके राज करा और अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हिस्ट्री है इसकी। किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे इन्होंने इतना अच्छा डोमिनेंस करा और इतिहास को एक ऐसी धरोहर दे के गए जो हमारे इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पीरियड में बहुत सारे राजा आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे काम भी करे, जो इतिहास में आज भी हमारे लिए एक गर्व की बात है। तो विजयनगर एम्पायर, जिसे हम जीत का शहर भी बोलते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप इस क्या कहते हैं मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें विजयनगर एम्पायर को, तो शुरुआती समय विजयनगर एम्पायर आपको जितना बड़ा दिखाई दे रहा है उतना बड़ा था नहीं। उस टाइम पीरियड पे विजयनगर एम्पायर सिर्फ कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का स्थित एक प्लेस था, जहां पर एक वेल फर्टिलाइज्ड प्लेस जैसे बोला जाता है। विजयनगर एम्पायर की राजधानी हम्पी बोला जाता है। वहां पे आप देखेंगे कि साउथ के अंदर जिस तरीके से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, आलवार और नैनार्स ने पूरी तरीके से शिव और विष्णु की भक्ति को प्रमोट करा था। तो यहाँ पे शिव को विरूपक्ष के रूप में और साथ में आपको माता पार्वती को पंपा देवी के रूप में पूजा जाता था। अब इसका इतिहास पता है इनक्रेडिबल क्यों है, क्योंकि कारण ये है कि यहाँ पे इतने ज्यादा मंदिर पाए गए थे कि साउथ के जितने भी राजा थे उन्होंने अपने समय पे मंदिरों को निर्माण करने में बड़ा ही फोकस करा। अब इस चैप्टर के अंदर ये बताया हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो विजयनगर एम्पायर है वो कृष्णा नदी तक फैला हुआ था। नॉर्थ में कृष्णा नदी तक और साउथ में तो पूरा का पूरा एक्सटेंटल पेनिसुलर प्लेटू जितना भी आता है वो पूरा का पूरा आपका विजयनगर एम्पायर का ही था। शुरुआती समय में इनके फाउंडर माने जाते हैं। इनकी शुरुआत 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड में हरिहरा और बुक्का के द्वारा 1336 के अंदर हुआ था, इसलिए साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में ही बोली जाती है। अब ऐसा कहा जाता है कि हरिहर जो थे वो किसी न किसी राजा के अंडर में सामंत होंगे। सामंत बोले तो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे, और ये फ्यूडल लॉर्ड्स एक टाइम पे इतने ज़्यादा फ्री हो गए, इतने ज़्यादा स्वतंत्र हो गए कि इन्होंने अपने खुद की ही डायनेस्टी बना दी। अगर आपने हिस्ट्री बड़ी डिटेल से पढ़ी है हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज में, तो मैं जानना चाहूँगा आपके कमेंट के थ्रू आप बताने की कोशिश करिए कि जो हरिहर थे और बुक्का, दो जो भाई थे, वो किस डायनेस्टी के अंडर में मिलिट्री कमांडर थे और किस डायनेस्टी के अंडर में ये सामंतवाद थे, यानी कि नोबेलिटी क्लास के अंडर में आते थे। और ये इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते चले गए कि इन्होंने खुद का अपना साम्राज्य जो है एस्टैब्लिश करा और उस साम्राज्य का नाम विजयनगर एम्पायर पड़ा। अच्छा, एक और चीज़ आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जाननी है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके इतिहास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि हमारा इतिहास ये बताता है कि विजयनगर एम्पायर जो था वो इस्टेब्लिश तो 1336 के अंदर हुआ था, लेकिन विजयनगर एम्पायर पे सिर्फ एक ही डायनेस्टी ने राज नहीं करा था। संगमा डायनेस्टी ने भी राज करा, उसके बाद सुलवा डायनेस्टी ने भी राज करा, उसके बाद तुलवा डायनेस्टी ने भी राज करा, और उसके बाद अरिविदु डायनेस्टी ने भी राज करा। तो दोस्तों, ये जितनी भी डायनेस्टी थी, इन डायनेस्टी ने समय समय पे अपने राजाओं का रोल देखा और उन सभी राजाओं ने समय समय पे बैटल लड़ी, सभी राजाओं ने समय समय पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सभी राजाओं ने बैटल लड़ने के साथ साथ टेरिटरी को एक्सपेंड करने की शुरुआत करी, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। इतिहास का जैसे ही धीरे धीरे हम पार्ट सेगमेंट आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हमें हर एक डायनेस्टी के बारे में डिटेल में समझ में आता रहेगा। अब क्योंकि इसकी फाउंडिंग हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में हो चुकी थी, जो ऑलरेडी 14th सेंचुरी कहा जाता है, तो उस टाइम पीरियड पे ऐसा कहा जाता है कि जब इसके हमारे रिमेन्स मिले हमें इतिहासकर्ताओं को, तो वो हम्पी शहर के रूप में मिले, और हम्पी के अंदर उस समय लोकल मदर जो थी पंपा देवी जो थी वो मानी जाती है। अब पंपा देवी के बारे में मैंने आपको बता दिया। बहुत से लोकल ट्रेडिशन में ये जो हम्पी शहर था ये उस समय वही शहर था
जहाँ पे सुग्रीव और वाली की लड़ाई हुई थी, और जो आपका क्या कहते हैं किंगडम ऑफ वाली एंड सुग्रीव मेंशन इन द रामायण, अदर ट्रेडिशन सजेस्टेड दैट द पंपा देवी लोकल मदर ऑफ गॉडेस डिड पेनिंस ऑफ दिस हॉल इन द ऑर्डर ऑफ मैरी विरूपाक्ष। मतलब दो, ये हम्पी जो शहर है ना, इसकी दो मान्यताएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इतिहास के लिए ये भी एक जरूरी पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है। जब इतिहासकर्ता बताते हैं हम्पी शहर के बारे में तो ये बताया जाता है कि सुग्रीव और वाली की जब लड़ाई हुई थी, तो जब क्या कहते हैं वाली जब पिट के आया था, तो जब किष्किंधा के जो पर्वत बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं कि वो उस टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर के पास थे और ये वहीं पे आके इन्होंने शरण ली थी। दूसरी बात ये बताया जाता है कि पंपा देवी ने उस टाइम पीरियड में बहुत कठोर तपस्या यही हम्पी शहर में आके करी थी ताकि विरूपाक्ष उनकी शादी हो सके। तो ऐसा कुछ अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से ये जगह बड़ी फेमस है। आपने लक्ष्मी के बारे में भी समझा था, आपने शिवा की वाइफ यानी कि पार्वती, लॉर्ड शिवा की वाइफ पार्वती, यहाँ पे उन्हें पंपा देवी के नाम से जाना जाता है और विरूपाक्ष को शिव के रूप में यहाँ जाना जाता है। तो इसीलिए अगर हम धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से देखें तो विजयनगर एम्पायर वैसे ही फिर अपने आप में बड़ा ही रिलीजियस है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर मुझे आज भी याद है कि मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था कि विजयनगर एम्पायर में क्या कोई व्यक्ति है जो विजयनगर एम्पायर के फॉसिल्स के आसपास रहता है, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मेल करा था, इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटोज़ भेजी थी और बताया था कि सर देखिए हम विजयनगर एम्पायर के आसपास ही हैं। तो अगर आप भी हैं उनमें से एक तो ज़रूर मुझे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज़रूर भेजिएगा। अच्छा, अब आपको तो ये अच्छी तरीके से पता ही होगा, आप इतने समझदार तो हो ही, और आपको मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी और 1857 के अंदर मंगल पांडे वाली क्रांति वाला दौर हुआ था। और उसके बाद पूरी तरीके से 1858 के अंदर अंग्रेजों ने पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके पूरी तरीके से भारत में ब्रिटिश का रूल ला दिया था। तो ब्रिटिशर्स भारत के अंदर प्रॉपर तरीके से रहने लग गए थे। अब इनका मेन मकसद ये था कि इंडियंस को ये पूरी बैक साइड से जाने, समझे कि भारत के लोग किस तरीके से सोचते हैं, क्या उनकी धारणा है, क्या उनका डेवलपमेंट है, क्या उनकी विचारधाराएं हैं। इसीलिए हमारे इंडिया के अंदर उन्होंने डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स को पढ़ना शुरू करा, डिफरेंट जगहों को ढूंढना चालू करा। आपने सांची के स्तूप के बारे में ही पढ़ा था, आपने हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में समझा था, आपने मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में समझा था, आपने 11th क्लास में मेसोपोटामिया समझा, 12th में हड़प्पा समझा, आपने अशोक की ब्राह्मणी लिपि को समझा, आपने शाक लोगों की खरोष्टी लिपि को समझा जब जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी, और भारत के बहुत सारे इतिहास को इन्होंने ढूंढने की शुरुआत करी। उनमें से ये इतिहास भी अगर आप देखें तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सांची के स्तूप के ऊपर रिपोर्ट तो बनाई थी पर पब्लिश नहीं करी थी। लेकिन कर्नल कॉलिन मैकेंजी पहले व्यक्ति थे जो सन 1800 के अंदर हम्पी शहर को लोगों की निगाहों में लेके आए थे। तो विजयनगर एम्पायर एक ऐसा शहर था जो सबसे पहले कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा भारत में दिखाया गया, लाया गया। इससे पहले लोगों को पता नहीं था कि विजयनगर एम्पायर एक ऐसा एम्पायर है जहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टी के लोग आए थे, बहुत सारे लोगों ने विकास किया था वगैरह वगैरह, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी जो है इन्होंने इतिहास में एक अहम रोल निभाया। 1856 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे पिक्चर्स बननी चालू हुई, उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ा गया, देन उसके बाद इसके ऊपर मैपिंग और प्लॉटिंग करी जाने लगी, विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन योर NCERT, ताकि किसी भी शहर को, किसी भी जगह को अगर खोदा जा रहा है तो उसी तरीके से खोदा जाए जिस तरीके से वो है, और इस तरीके से धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता चला गया। अब यहाँ पे 1836 तक आते आते एमपी शहर जो था वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों को ढूंढा गया और बहुत सारे पंपा देवी की श्राइन्स को भी ढूंढा गया। वो इसी वजह से क्योंकि जब इतिहासकर्ताओं को इसके बारे में समझ में आने लग गया तो धीरे धीरे करते 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 यहाँ पे ये देखा जाने लग गया कि विजयनगर एम्पायर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, तो विरूपाक्ष के मंदिर हैं, उसके बाद बहुत सारी पंपा देवी की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इतिहासकर्ताओं के लिए इम्पोर्टेंट बनती चली गई। इवन इतिहासकर्ताओं ने हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई इन शहरों के बारे में, इन मंदिरों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करी। जैसे उन्होंने उस टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर्स कोई आए होंगे भारत के अंदर जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा, जैसे कि क्या कहते हैं आपका इब्न बतूता के बारे में आपने पढ़ा था, फ्रांसो बर्नियर के बारे में पढ़ा था आपने अब्दुल रज़ाक के बारे में पढ़ा, आपने डोमिंगो पीस के बारे में पढ़ा। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर आएंगे जो NCERT में मेंशन है और उनके द्वारा लिखी हुई चीज़ों से भी हमें अंदाज़ा लगा कि विजयनगर एम्पायर के बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ लिखा होगा, क्योंकि ये एम्पायर 1336 से स्टार्ट हुआ और लास्ट 1565 तक रहा। तो 200 सालों के अंदर कोई ना कोई ट्रैवलर्स बाहर का ज़रूर आया होगा जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में लिखा। और हिस्ट्री के अंदर जब ब्रिटिशर्स इसके बारे में पढ़ रहे थे तो उन्होंने इनके इतिहास को उठाया
और फिर एनसीईआरटी में उस तरीके से पब्लिश करा। उसके बाद इन लोगों ने तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल और संस्कृत में भी विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड चीज़ों को देखा। जैसे विजयनगर एम्पायर के अंदर एक राजा थे जिन्हें हम कृष्णदेव राय बोलते हैं। वो कृष्णदेव राय किस तरीके से अपने पूरे शासन काल के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो हमारे इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरे विजयनगर एम्पायर के बारे में बताती भी है, तो इसीलिए वो भी ज़रूरी थी। तो इतिहासकर्ताओं ने कई दर्जनों शिलालेख, कई सारे लिटरेचर्स, कई सारे सबूत, ये सारे इकट्ठा करे और उसके बाद विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया। अब आते हैं कॉलन मैकेंजी के बारे में। कॉलन मैकेंजी कौन थे? जन्म उनका 1754 में हुआ था। वो एक इंजीनियर थे, सर्वे करने वाले व्यक्ति थे, कार्टोग्राफर यानी कि मानचित्र बनाने में बड़े फेमस थे। 1815 में उन्होंने सबसे पहले सर्वे जनरल की पोस्ट ली। 1821 में उनकी भारत के अंदर मृत्यु हो गई और उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो एनसीईआरटी बताती है वो ये बताती है कि उन्होंने 1825 के अंदर रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड, इसके अंदर जितना भी कुछ था इकट्ठा करके इन्होंने वहाँ की जगहों पे इसको पहुँचाने की कोशिश करी। इवन इनके कंट्रीब्यूशन के अंदर एक और चीज़ है, वो चीज़ थी जू से रिलेटेड। आई थिंक यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन आप ढूंढेगा, इन्होंने जू की स्टैब्लिशमेंट भी करी थी, जो आई थिंक मैंने इसमें मैप में नहीं ली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आपने क्या समझा? आपने समझ लिया कि विजयनगर एम्पायर जो था हरिहर बुक्का के द्वारा सबसे पहले स्टैब्लिश करा गया था और नॉर्दर्न फ्रंटियर के अंदर विजयनगर एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसी टाइम पीरियड पर भी जब विजयनगर एम्पायर चल रहा था तो कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड पे उस समय उड़ीसा के अंदर गजपति भी थे और नॉर्थ के अपर साइड में उस समय सुल्तान, ये बीजापुर आपको जगह दिखाई दे रही है, इस समय सुल्तान जो थे गोलकोंडा के सुल्तान, यहाँ पे वरगल के सुल्तान, यहाँ पे सब जगह सुल्तानों का कब्जा था। और इसी वजह से फर्टिलाइज लैंड होने की वजह से विजयनगर एम्पायर का आपस में एक दूसरे से झगड़ा होता रहता था। तो ये दक्कन के सुल्तान आपको दिख रहे हैं, अहमदाबाद नगर, बीजापुर, गोलकोंडा, विदर्भ, इधर के प्लेस पे रहते थे कौन थे? वो रहते थे आपके सुल्तान। और इधर की प्लेस पे अगर आप देखें तो गजपति रहा करते थे। तो इनसे का 36 का आंकड़ा हमेशा होता रहता था, बैटल होती रहती थी। अब बैटल में कौन कैसे जीता, कौन कैसे लड़ता था, वो हम समय के साथ साथ आगे बढ़ेंगे। अब विजयनगर एम्पायर इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? कारण बस इतना सा है कि वहाँ पे चोला डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी, होशियाल डायनेस्टी, है ना, पांड्यास, ये सब पहले से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बने हुए थे, ठीक है। और साथ में जो आपके डेक्कन के जितने भी सुल्तान थे वो विजयनगर एम्पायर को विजयनगर एम्पायर नहीं बोलते थे, वो बोलते थे कर्नाटक साम्राज्य, मतलब कर्नाटका का साम्राज्य, क्योंकि कर्नाटका के आसपास ही तो पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश है, इसीलिए, ठीक है। तो बहुत सारी वहाँ पे मंदिर है, जैसे कि बिद्वेश्वर का टेम्पल है, उसके बाद बड़े बड़े गोपुरम, गेटवेज है, जो हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये टेम्पल का स्ट्रक्चर किस तरीके से है, यहाँ पे राय का रोल्स और उसके बाद गजपतियों का रोल किस तरीके से होता था। राय को नरपति कहा जाता था, गजपति किसी और को कहा जाता था। और उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका उड़ीसा के लोगों को गजपति कहा जाता है ना, और लोगों के स्वामी को राय कहा जाता है। तो अशुपति, ये लोग दक्कन के सुल्तानों को अशुपति कहते थे। तो ऐसा अलग अलग इसके अंदर क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश करी गई है। हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे, राजा और व्यापारी। अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा बेसिक सा समझ में आएगा आपको। और मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में इसके कैपिटल के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करी थी। बट अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? हमें बेसिक चीज़ तो समझ में आती है कि कृष्णा और कावेरी नदी के आसपास के हिस्से में पूरा का पूरा विजयनगर साम्राज्य जो था वो फैला हुआ था। अब सिंपल सी बात है कि आपको पता होगा कि किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए घोड़ों का बहुत अहम रोल होता है। गजपतियों के पास उस टाइम पे हाथी हुआ करते थे, लेकिन विजयनगर एम्पायर के जितने भी राजा थे, अगर उनकी डायनेस्टी नाना करके भी 1336 से लेकर 1565 तक रही, तो 200 सालों से 250 सालों के बीच में इन लोगों ने राज करा। इनकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जो नींव थी ना, वो उनके घोड़े थे, क्योंकि घुड़सवारी के लिए, कैलवरीज के लिए इन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि इस अवधि के दौरान घुड़सवार योद्धा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इम्पॉर्टेंट था। और उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हैं कि गजपतियों के पास, जो उड़ीसा के आसपास थे, उनके पास हाथी थे। गजपति इसलिए उनको कहा जाता था। लेकिन जो विजयनगर एम्पायर, जो कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड थे, इन लोगों के पास उस समय जो घुड़सवारक हुआ करते थे, जो घोड़ों को भाग के उन पर अटैक किया करते थे, उनके थ्रू अटैक किया करते थे, वो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी थे।
ओके सो अब ये लोग क्या करते होंगे, इनके क्या कहते हैं लाइफस्टाइल के लिए घोड़ों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पीरियड पे एक मर्चेंट कम्युनिटी हुआ करती थी जो अरब से बिलोंग करती थी। अरब के लोग घोड़े लेके आते थे इनके पास और इनको सेल कर दिया करते थे ताकि इनका साम्राज्य काफी अच्छे तरीके से चल सके। देखो राजा जो है ना, राजा सारे काम खुद से नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। राजा अपनी आर्मी के हेड को बोलेगा, जिसमें हमने अमर नायक के बारे में समझा था। अमर नायक के बारे में आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है और दिस ईयर भी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अमर नायक जो होते थे वो पूरी तरीके से मिलिट्री कमांडर हैं और वो जाके ये सारे सेटलमेंट करते थे। तो अरब मर्चेंट जो थे वो पूरी तरीके से घोड़ों के व्यापार को, क्योंकि अरबी घोड़े जो थे बड़े ही फुर्तीले, बड़े ही तेज तर्रार वाले लोग होते हैं, तो अरब मर्चेंट जो थे वो जाके क्या करते हैं, ये विजयनगर एम्पायर के लोगों को एक तरीके से घोड़ों को सेल करने का काम किया करते थे। तो आप कह सकते हैं कि अरब के व्यापारी इस चीज को कंट्रोल किया करते थे। अब इन लोगों को क्या कहा जाता था, इन लोगों को उस भाषा के अंदर स्थानीय लोग ऐसे व्यापारी को कुदिराई पीपल है, ये थोड़ा सा मंगोलिया शब्द लग रहा है हमें, कुदराई चेट्टी करके इनका नाम है। एमसीक्यू के अंदर ये क्वेश्चन आता है, तो कुदराई चेट्टी इन लोगों को कहा जाता है। इसका प्रूफ हमें महानवी डब्बा के ऊपर जो आर्काइव करी हुई चीजें हैं उनसे हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है कि किस तरीके से कुदराई चेट्टी के जो लोग थे वो घोड़ों का बिजनेस अरब से आते थे और विजयनगर एम्पायर के राजा के साथ ये लोग बिजनेस किया करते होंगे। एक अच्छी बात है, देखो किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए आपको पता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उसने पूरी दुनिया को जीतने की जिद ठान रखी थी। और जब उसने पूरी दुनिया को जीतने की जिद ठान रखी थी तो आपको पता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस उसके घोड़े। ये सारे लोग तुरंत मार के निकल जाते थे क्योंकि उनके घोड़े बड़े फुर्तीले थे। हमारे इंडिया के अंदर उस टाइम पीरियड पे लोग हाथी से लड़ाई करते थे और हाथी दोस्तों बैंड बाजे के टाइम पीरियड पे शादी के अंदर इस्तेमाल किए जाते थे। वो फुर्तीले नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं जो घोड़े थे वो बड़े फुर्तीले होते हैं। इसलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 6 कंट्री से ज्यादा क्या कहते हैं इलाकों को जीता था, इसलिए इनके जीवन में भी घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब आप ये बताइए कि कुदराई चेट्टी या अरब कम्युनिटी के लोग विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर बिजनेस करने के लिए आते थे या उनको कुछ सामान बेच रहे हैं तो उनको भी तो प्रॉफिट होता ही था ना। और दूसरी बात, ऐसा नहीं था कि विजयनगर एम्पायर के अंदर कुछ नहीं था, विजयनगर एम्पायर के अंदर भी बहुत बड़े लेवल पर व्यापार का, बिजनेस का सारी चीजें होती थी। वहां पे भी एक तरीके से मार्केट सिस्टम बनाया गया था और कोशिश ये करा जाता था कि बाहर का व्यापार भारत के अंदर आए, भारत से लोग सामान खरीद के लेके जाए और भारत को बिजनेस या पैसा दे के जाए। देखो हर कंट्री करती है। आपने पॉलिटिकल क्लास के अंदर चाइना के बारे में स्पेशल इकोनॉमिक जोन पढ़ा था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बताया गया था कि किस तरीके से सरकार एक ऐसी जगह बनाती है जहाँ पे बाहर की कंट्री के लोग आते हैं, बिजनेस करते हैं और अच्छी तरीके से ट्रेड करते हैं और पैसा कमाते हैं और अपनी कंट्री में चले जाते हैं। तो ऐसे विजयनगर एम्पायर ने भी क्या करा, विजयनगर एम्पायर ने अपने टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर में मार्केट बनाया गया, मार्केट सिस्टम बनाया गया। अब क्योंकि अरब के लोग, ईरान के लोग, तुरान के लोग, अफगान के लोग, ये सारे लोग भारत में उस समय बिजनेस करने आते थे, तो इन लोगों के लिए मॉस्क्यू बनाए गए, इन लोगों के लिए टेम्पल बनाए गए, सराय बनाए गए, रास्ते पे जगह जगह पानी का प्रबंधन किया गया, ये सब था। तो मार्केट सिस्टम ऐसे ही बनता है। और विजयनगर एम्पायर के अंदर वो किस लिए फेमस था, अपने मसालों के लिए, अपने कपड़ों के लिए और दूसरे प्रीशियस मेटल्स थे, उन सब के लिए ये बड़े ही फेमस थे। अब ऐसे में क्या होता था, ऐसे में आप कह सकते हैं कि अपने स्टेटस को सिंबॉलिक करने के लिए सिटी को काफी सजाना और उसके बाद वेल्दी पॉपुलेशन बनाना, है ना, हाई वैल्यू एक्सोटिक गुड्स जो है, प्रीशियस मेटल, ज्वेलरी, ये बेचा करते थे ये लोग। और जब विदेशी लोग जो मसालों के लिए तो बिल्कुल कायल थे इंडिया के, आपको पता है कि केरला के अंदर, साउथ के अंदर मसाले बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मसाले जब बहुत अच्छे मिलते हैं, दूसरी कंट्री के अंदर मसाले अवेलेबल नहीं थे, और मसाले अवेलेबल नहीं थे तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे इस कंट्री के अंदर आप देखोगे मसाले अगर अवेलेबल नहीं है तो अफगान के लोग तो मसाले लेने आएंगे और हमारे पास मिट्टी इस प्रकार के मसाले अच्छे हो जाते हैं। सो दैट इज वाई जो भी पैसा, जो भी रेवेन्यू विजयनगर एम्पायर, ये दुकानों की थोड़ी बहुत पिक्चर्स दिखा रखी है उस टाइम पीरियड पे, मैंने इसे नेट से ढूंढ के निकाली, एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो उस समय जो भी पैसा इस ट्रेड से आता था, राजा के टाइम पीरियड पे जो भी पैसा स्टेट का आता था, विजयनगर एम्पायर की जो भी प्रोस्पेरिटीज है, समृद्धि बनाने के लिए उस पैसे को खर्च किया जाता। क्योंकि राजा तो अपनी जेब से पैसा देगा नहीं भाई। बाहर की कंट्री को हम क्यों बोलते हैं कि आके एप्पल बेच दो, आके अपना फोन बेच दो, आके अपना जहर बेच दो, क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर मार्केट बहुत तगड़ी है, बिजनेस बहुत ज्यादा होता है और हमारे देश के लोगों को फायदा होगा। सो दैट इज वाई हम ये चीजें करते हैं, नहीं अदरवाइज हम ये चीजें क्यों करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ रहे हो?
तो इसीलिए इन चीज़ों की ज़रूरत जो है हमें बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ें हम लोग किया करते हैं। जो भी पैसा आया वो विजयनगर एम्पायर का राजा उस साम्राज्य को बनाने में लगा देगा। ओके, क्लियर होता जा रहा है आप लोगों को। तो अब चाहे संगम डायनेस्टी हो, सुलवा डायनेस्टी हो, तुलवा डायनेस्टी हो, अरेबिद डायनेस्टी हो, इन सभी के टाइम पीरियड पर पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर बिजनेस होता है, बहुत बढ़िया लेवल पर बिजनेस होता है। और विजयनगर एम्पायर की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो धीरे 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 और अच्छा फलता फूलता जा रहा था। राजा के पास काफी अच्छा पैसा आ रहा था। जैसे संगम डायनेस्टी के अंदर शुरुआती समय में बिजनेस बहुत अच्छा बना होगा, फिर सुलवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड में बहुत अच्छा बना होगा। ऐसे अच्छा बनते 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 बहुत अच्छा बन गया होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करते 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 आप देखोगे कि एक टाइम ऐसा आया तुलवा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे कि वो साम्राज्य बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत ही पैसे वाला हो गया। तो इस टाइम पे राजा अपने साम्राज्य को और अच्छा करने के लिए बहुत सारे काम करेगा, जिससे फ्यूचर में उस राजा की अलग ही वैल्यू थी। एग्जांपल के लिए मुगल्स भारत में आए थे तो पहले बाबर ने अच्छा करा, हुमायूं ने अच्छा करा, इन्होंने पैसा जोड़ा, समृद्धि करी, इन्होंने टेरिटरी को अच्छा करा। लेकिन फिर अकबर का जब टाइम पीरियड आया, तीसरे नंबर की पीढ़ी, वो बहुत कुछ कर गया। उस अकबर की वैल्यू बहुत अलग थी, है ना। तो ऐसे ही जैसे विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी ने इसकी एस्टैब्लिशमेंट करी, तुलवा डायनेस्टी ने थोड़ा बहुत इसको और अच्छा करा, और उसके बाद तुलवा डायनेस्टी ने इसको और अच्छा करा, तीसरे नंबर की पीढ़ी। और इसीलिए तुलवा डायनेस्टी के राजा कृष्णदेव राय के बारे में बहुत कुछ हमें एनसीईआरटी बताती है। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने समझनी है। अब देखिए, विजयनगर एम्पायर में संगम डायनेस्टी के फाउंडर तो हरिहरा और बुक्का, ये दोनों ही थे। और एनसीईआरटी हमें बताती है कि 1336 से लेके 56 तक ये इन्होंने राज करा, फिर उसके भाई ने राज करा। ऐसे करते करते देखो बहुत सारे लोगों ने राज करा। अब ये चीज तो आपको पूरी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी ना, और आपको याद भी नहीं करनी है इतनी, समझ आई। कोई जरूरत नहीं है कि इतने सारे राजा कौन कौन थे। वीर विजय बुक्का राय, ये कौन याद रखेगा कि इसका टाइम पीरियड इतने 2 साल तक था बस। देवा राय सेकंड, ये जब आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे ना तो फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। स्पेशली हिस्ट्री में कितना कुछ है पढ़ने के लिए, इतना तो है ना स्टूडेंट पढ़ने बैठेगा। अच्छा, दूसरा है सुलवा डायनेस्टी। तो सुलवा डायनेस्टी के अंदर नरसिम्हा राय करके कोई व्यक्ति था, ये बड़ा फेमस था। और उसके बाद आया तुलवा डायनेस्टी, और तुलवा डायनेस्टी देखो 1491 से लेकर 1570 के बीच में। और इसमें आता है कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड, और यही कृष्णदेव राय ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप नोटिस करो, दे वर सस्पेंडेड बाय द सुलवा मिलिट्री कमांडर ओवर रिमेन इन द पावर ऑफ 1503। मतलब आपको पता होना चाहिए कि फाइनली संगम को सुलवा ने हराया और सुलवा को तुलवा ने हराया। तो ये बड़ा ही अजीब सा है, अटैक पर अटैक चलते रहते हैं, ये एक दूसरे के रिलेशंस में होते हैं। पर आपको पता है कि सत्ता, जमीन और पैसा, इंसान इसके पीछे है बहुत कायल, और इसीलिए होते रहते हैं अटैक। ओके, तो अटैक होते रहे, लेकिन हमें जो समझना है, हमें कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में ज्यादा समझना है। तो तुलवा डायनेस्टी से तीसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं कृष्णदेव राय, उनका टाइम पीरियड अगर आप 20 साल का देखो तो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर तुलवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड सबसे पीक पर था। सबसे पीक पे क्यों था, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर इस व्यक्ति के नाम देख सकते हो, श्री कृष्णदेव राय, महाराजाधिराज का टाइटल, कन्नड़ा राज्य रमन, अधारा भोजा, मतलब दक्षिणा, मतलब मूर्तियां, पता नहीं क्या क्या नाम, ये टाइटल है इस बंदे के। वैसे आपको याद रखना पड़ेगा, एक टाइटल बड़ा फेमस है, यूपीएससी के अंदर आया था ये वाला पेपर के अंदर क्वेश्चन, कि आप बताइए कि जो विजयनगर एम्पायर के राजा हैं उनको क्या टाइटल मिला था। तो आपको याद रखना पड़ेगा महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का मतलब होता है राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, महाराजाधिराज, ये बोला जाता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय ने टाइटल अक्वायर करा, वह राजा है तो कुछ तो करेगा ही। बिजनेस वैसे ही हो रहा है, घोड़े और अच्छे हो चुके हैं, अटैक पे अटैक से बच रहा है। इसने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक अटैक नहीं करे, बहुत सारे अटैक करे। जैसे नंबर 1 रायचूर दाब पे इसने अटैक करा, कब, 1512 के अंदर। उसके बाद ही डिफीटेड प्रताप रुद्रा, गजपति का प्रताप रुद्रा डायनेस्टी था, 1514 के अंदर इसने उसको हराया। अब ये एनसीईआरटी मेंशन ही बस इतना सा मेंशन है कि 1514 में बैटल हुई थी, लेकिन सुल्तान गजपति के किस राजा को हराया ये मैंने ढूंढ के निकाला है। तो 1512-1514 के अंदर एक बैटल, तीसरी बैटल सुल्तान ऑफ बीजापुर से 520 में इसकी बैटल हुई। आप देख सकते हो कृष्णदेव राय और उसके अपोजिट में था आदिल शाह, देख रहे हो, आदिल शाह, भाई साहब आदिल शाह सुल्तान ऑफ बीजापुर का राजा था, और इससे बैटल हुई। इस बैटल के अंदर आप देख सकते हो कि इनकी तरफ से कितने लोग थे, इनकी तरफ से 14,000 लोग थे, इनकी तरफ से 70,000, 30,000,
है ना, ये सारे लोग थे। एलिफेंट के नाम पर 550 एलिफेंट थे। इन लोगों के पास 1,40,000 सोल्जर्स थे। मतलब बहुत कुछ था स्ट्रेंथ इन लोगों के पास। लेकिन भाई विजयनगर एम्पायर में जो राजा था ना कृष्णदेव राय, बड़ा ही ग्रेट था। इस बंदे ने 3 बैटल लड़ी अपनी लाइफ में, इसलिए आप कह सकते हो कि विजयनगर एम्पायर का जो राजा कृष्णदेव राय है ना, जो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहला टाइटल महाराजाधिराज टाइटल। दूसरी बात 1512 में बैटल, 1514 में बैटल, 1520 में बैटल। इस बैटल के अलावा भी इसने अपने साम्राज्य को और अच्छा करने के लिए क्या करा? नंबर 1, इस बंदे ने बहुत सारे इंप्रेसिव गोपुरम बनाए। गोपुरम क्या होते हैं दोस्तों? गोपुरम होते हैं एंट्रेंस गेट। मंदिर के अंदर घुसने के लिए जो बड़े बड़े एंट्रेंस गेट होते हैं गोपुरम बोला जाता है। तो कृष्णदेव राय ने उस टाइम पीरियड पे बहुत अच्छे टेम्पल्स बनवाए और साथ साथ में उस बंदे ने उस टाइम पीरियड पे ये गेटवेज बनवाए। देख लो, ये होता है गोपुरम। इस गोपुरम को बनवाया इसने अपनी मदर के नाम पे। नगरलापुरम एक शहर बसाया पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसने पूरा का पूरा जितना भी काम करा था, इसने उस रिसोर्स को लिखने के लिए उस रिसोर्स को लिखा। और उस बुक का नाम क्या था? अमुक्त मलयाद। ठीक है, अमुक्त मलयाद तेलुगु भाषा के अंदर ये लिखा गया था। और इससे पहले हम दूसरे राजाओं के बारे में नहीं जानते थे कि हरिहर बुक्का है वगैरह वगैरह, ये तो हमें इनकी ही बुक से मिला। अच्छा, पेपर के अंदर अगर ये आपसे पूछा जाए कि किस भाषा में लिखा गया, तो तेलुगु भाषा में लिखा है। किसने लिखवाया? कृष्णदेव राय ने लिखवाया। अब कोर्ट पोएट भी होते थे क्या इनके टाइम पीरियड पे? तो अगर आपको पता है ना तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कोर्ट पोएट थे कौन। ठीक है, ढूंढ लीजिएगा, बड़ा मजा आएगा। विजयनगर एम्पायर में ऑफ कोर्स 1529 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। और 1529 के बाद आप कहोगे कि इनकी हालत हो गई खराब। किसकी हालत? इनकी नहीं, ये तो डेथ होगी इनकी। इनके बाद जो इनके सक्सेसर आए, जो उत्तराधिकारी आए, उनके बीच में बड़े कलेश चलते रहे। क्योंकि भाई जो ये हेड होता है ना, उसके बाद इनके उत्तराधिकारी के बीच में नायक जो होते हैं ना, उनके बीच में होड़ लग जाती है कि अब सत्ता के ऊपर कौन बैठेगा। ये आज की डेट में भी होता है बहुत ज्यादा। इसीलिए 1542 तक इनका नियंत्रण रहा। और उसके बाद दूसरे वंश के लोगों ने 17वीं सेंचुरी में अरविंद डायनेस्टी के लोगों ने इसको पूरी तरीके से ओवरटेक कर लिया। पर होता यही है विजयनगर एम्पायर में, अगर कृष्णदेव राय मेरे ख्याल से भी और भी टिक जाते तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा राज्य बना के चले जाते। और गजपति के सुल्तानों को और उसके बाद क्या कहते हैं आपके बीजापुर के सुल्तानों को, गोलकोंडा के सुल्तानों को, सबको मार मुर के साइड कर देते। बहुत ज़्यादा अकबर जैसी वैल्यू इनकी मानी जाती है। बड़े ही विजनरी लीडर थे ये। और उसके बाद आती है अरविंद डायनेस्टी के बारे में। अरविंद डायनेस्टी साउथ के अंदर ही था, आप देख सकते हो। यहाँ पे रमा राय जो थे इसके सबसे पहले हेड बोले जाते हैं। और यहाँ पे रमा देवा राय भी थे। तो ये जब 1542 के अंदर से लेके 1646 तक इनका टाइम पीरियड था। लेकिन इनका टाइम पीरियड अंतिम टाइम पीरियड था, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन बस इतना बताया गया है कि जब विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो अरविंद डायनेस्टी आती है, वो अरविंद डायनेस्टी में जो रमा राय अरविंद डायनेस्टी का हेड था, वो अब धीरे धीरे करते 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 इनकी मिलिट्री के बीच में, नायक्स के बीच में और अमर नायक के बीच में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता चला गया। इसलिए एक बैटल हुई थी। इस बैटल का नाम है बैटल ऑफ राक्षी तंगड़ी या बैटल ऑफ तालीकोटा। तो आप कह सकते हो विजयनगर एम्पायर के बीच में लड़ाई हो रही थी और साथ में विदर्भ के सुल्तान, गोलकोंडा के सुल्तान, बीजापुर के सुल्तान, अहमदनगर के सुल्तान, ये चारों लोग एक साथ हो गए। और इसमें हसन निजाम शाह फर्स्ट, आदिल शाह सेकंड, इब्राहिम कुतुब शाह वली और अली बरत शाह, ये सारे लोग एक साथ हो गए थे। और अरविंद डायनेस्टी के सिर्फ रमा राय और उसके बाद तिरुमला देवा राय, ये लोग थे। ये बेचारे इतने ज्यादा वो नहीं थे। इसीलिए इस बैटल के अंदर क्या हुआ, बैटल के अंदर जो रमा राय थे अरविंद डायनेस्टी के हेड, वो मारे गए। और मारने के बाद आप देखते हो कि पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर किनके हाथों में चला जाता है? सुल्तानों के हाथों में चला जाता है। कौन से सुल्तानों के हाथों में चला जाता है? जिन्होंने इनको हराया। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, इन सुल्तानों ने इनको हराया। और उसके ही कुछ सालों के बाद पूरी तरीके से ये कंट्रोल जो है आ जाता है सुल्तानों के हाथ में। बड़ा ही सैड स्टोरी थी। और यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में अगर कृष्णदेव राय होते तो बहुत कुछ होता, लेकिन विजयनगर एम्पायर में फाइनली ये जो आपका कृष्ण और तुम भागीरथी नदी के बीच का हिस्सा था, कि बीजापुर के सुल्तान, गोलकोंडा के सुल्तान, विदर्भ के सुल्तान, इधर के सुल्तानों ने उनको कैप्चर कर लिया। और उसके बाद अगर आप देखो तो देखो किस बैटल कब हुई है? बैटल हुई है 1565 के अंदर। अगर 1565 में बैटल हुई है तो उसके बाद भी अगर आप देखो तो ये राजा थे। पर ये राजा के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये राजा क्या
विजयनगर एम्पायर में ही रहते थे, कहीं और रहते थे? तो ये नहीं है, क्योंकि राजा तो रहेंगे ना, भाग गए कहीं पे, कहीं और रहने लग गए, तो ये लोग फिर विजयनगर एम्पायर में नहीं, साउथ के और पार्ट में कहीं और छुप के रहने लग गए। तो यहाँ पे बोला जाता है कि इनको वहां से स्थानांतरित करके तिरुपति से चंद्रगिरी और पेनकुंडा यहाँ के हिस्सों में भेज दिया गया, ये लोग वहां से राज करने लग गए। तो इसलिए सुल्तान और राय के बीच में संबंध जो है ठीक नहीं रहे बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद। और बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद आप कह सकते हो सुल्तान और राय के बीच में हमेशा शत्रुतापूर्ण संबंध बने रहते थे, ये है। लेकिन एनसीईआरटी ये भी बताती है कि जरूरी नहीं कि हर बार शत्रुतापूर्ण थे, कहीं कहीं पे रिलेशंस अच्छे भी थे। जैसे अगर बात करें कि कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पे जब बाहर के लोग अटैक करने के लिए सुल्तानों के पास आते थे, तो उस समय पे आप कह सकते हो कि कृष्णदेव राय जो थे बीजापुर सुल्तानों की मदद किया करते थे, ऐसा भी बताया गया एनसीईआरटी के अंदर बहुत। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई डायनेस्टी थी वो थी तुलवा डायनेस्टी। लेकिन तुलवा डायनेस्टी के बाद अरिविदु डायनेस्टी, और अरिविदु डायनेस्टी के बाद पूरा कंट्रोल खत्म हो जाता है और फिर फाइनली सुल्तानों के हाथ में विजयनगर एम्पायर 1565 के बाद चला जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है ना, वो पता है क्या है? वो समझनी ये है कि अगर विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर हम देखें कि 1336 से लेके लास्ट अगर 1565 तक जो भी बैटल होती है, बैटल ऑफ राक्षी तंगड़ी, तो इस बीच में पूरे के पूरे मिलिट्री को, यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल था वो दो लोगों के हाथ में ही हमें देखने को मिलता है। दो लोगों के हाथ में इसका कंट्रोल देखने को मिलता है। आप लोग एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे। नायक और आपका होता है अमर नायक, सॉरी मैं नायक लिख दिया यहाँ पे, पहले लिखना है हमें नायक। एक है नायक, नायक ये फिल्म वाला सीन नहीं है, नायक मूवी वाला, और एक है अमर नायक। दोस्तों ये नायक और अमर नायक का जो सिस्टम है ना, ये लगभग हर क्या कहते हैं जो राजा होता है अपनी डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे करता है। देखो राजा कभी बैटल लड़ने नहीं जाता है, राजा पॉलिसीज बनाने पे फोकस करता है, राजा चीजों को कंट्रोल करने पे फोकस करता है, राजा कभी खुद से काम नहीं करने बैठता ना। सो इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर भी यही सेम सिस्टम हमें देखने को मिलता था। अमर नायक और नायक विजयनगर एम्पायर की वो रीढ़ की हड्डी थी जो पूरी तरीके से हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। हम समझेंगे कि संगम डायनेस्टी से लेके सुलवा डायनेस्टी, सुलवा से तुलवा और तुलवा से अरिविदु, इतने साल का टाइम पीरियड इन दो लोगों के हाथ में ही सिचुएटेड था। मैप के ऊपर तो आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखाई देगा, सॉरी, लेकिन हमें जो विजयनगर एम्पायर की कुछ मूर्तियां मिलती है ना, तो विजयनगर एम्पायर की कुछ मूर्तियों के ऊपर नायक और अमर नायक जैसे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हमें देखने को मिलती है। अब होता क्या है, विजयनगर एम्पायर के अंदर जो नायक है ना वो सैनिक प्रमुख है, जैसे आप क्या बोलते हो, मिलिट्री चीफ बोलते हो। हमारी प्रेजेंट टाइम में जो मिलिट्री होता है उसका सबसे बड़ा हेड मिलिट्री चीफ होता है, और उसके बाद जो पोस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है राष्ट्रपति की पोस्ट। तो राष्ट्रपति है, उसके बाद मिलिट्री चीफ है, देन मिलिट्री कमांडर है, फिर सेना नायक है, सूबेदार है, ऐसे करते करते रैंक अलग अलग डिवाइड होती है। लेकिन आप नोटिस करो जो मिलिट्री चीफ होते हैं ना वो पूरी तरीके से आर्म सपोर्टर्स होते हैं, फोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं। द चीफ ओपन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड मेनी टाइम्स दे वर अकम्पनिश्ड बाय द पीजेंट लुकिंग फॉर फर्टाइल लैंड इन द ऑर्डर टू सेटल। अब इनका मेन काम क्या होता है, इनका जैसे मान लीजिए कि विजयनगर एम्पायर में 36 डिस्ट्रिक्ट्स है, 36 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट में किसी मिलिट्री चीफ को अपॉइंट कर रखा है, तो वो मिलिट्री चीफ क्या वहीं रहेगा? नहीं, उस मिलिट्री चीफ को दूसरी जगह पे भी भेजा जा सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम पीरियड में अगर आप देखो तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो एक जगह सिचुएटेड रहे। अगर कोई मिलिट्री चीफ अभी दिल्ली में रह रहा है तो उस मिलिट्री चीफ को जम्मू कश्मीर भी भेजा जा सकता है, ऐसा है ना। तो सेम ऐसा ही हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। कहानी सिंपल सी बस इतना सा है जो हमें समझना है, और समझना हमें यही है कि मिलिट्री चीफ जो है समय समय पे तबादला करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इनका मेन काम होता है कि किसी जगह पे अगर अटैक करना है तो कैसे अटैक करना है, कौन सी ज़मीन फर्टिलाइज है तो उस पर हमें कैप्चर कैसे करना है, कंट्रोल कैसे बनाना है, किसानों को, ज़मींदारों को या वहाँ के किसी हेड को हमें कैसे सिचुएटेड करा के वहाँ से पैसा निकालने की कोशिश करनी है। तो ये होता है मेन मिलिट्री चीफ का काम। उसके बाद आता है उससे छोटे रैंक पे वो होता है अमर नायक। अब जो अमर शब्द है वो समारा संस्कृत शब्द से निकला हुआ है, इसका मतलब लड़ाई या युद्ध होता है। अमर फारसी में से अमीर बोलते हैं, इससे मिलता जुलता अर्थ है ऊंचे पद या कुलीन वर्ग का व्यक्ति। अब ये एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, कभी बार पूछ भी लिया जाता है। तो ये एक पॉलिटिकल इनोवेशन की तरह विजयनगर एम्पायर में, जैसे सबसे ऊपर राजा, उससे नीचे नायक और उसके नीचे अमर नायक। अमर नायक के नीचे भी छोटी छोटी पोस्टें होती होंगी, दैट इज नॉट मेंशन इन एनसीईआरटी, लेकिन पोस्ट तो होती जरूर होगी। तो वो भी हम देख लेंगे आगे जाके कि ऐसी कौन सी पोस्ट है
जिसके बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली सुल्तान से कॉपी करा गया सिस्टम है, क्योंकि दिल्ली सुल्तान ने इक्ता सिस्टम बनाया हुआ था। इक्ता सिस्टम में क्या होता है, ये जमीन के हिस्से को इक्ता बोलते हैं। इक्ता में क्या होता है, जैसे ये एक इक्ता है, एक इक्ता ये है, एक इक्ता ये है, एक इक्ता ये। तो ये लोग क्या करते हैं, इक्ता सिस्टम के अंदर किसी एक जगह पे किसी गवर्नर को या किसी सोल्जर को या किसी ऑफिसर्स को या किसी नोबल पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं। इसे ये लोग इक्ता सिस्टम कहते हैं। लेकिन विजयनगर एम्पायर पे से इक्ता सिस्टम ना बोलते हुए इसको अमर नायक का सिस्टम कहा जाता था। और अमर नायक जो थे वो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे। अब मिलिट्री चीफ क्या होते हैं भाई, जो राजा है ना वो किसी एक जगह पर एक मिलिट्री चीफ को अपॉइंट करता है और कहता है कि तू यहाँ का राज्य चला। ये सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। तो अमर नायक की ड्यूटी क्या होती है, टैक्स इकट्ठा करना। कोई बंदा क्राफ्ट पर्सन है, किसान है या ट्रेडर्स है, वहाँ पे कुछ क्या कहते हैं वसूली बच गई है तो उसे वसूल करना पैसों का। पूरी तरीके से कोशिश करना कि उन जगहों के अंदर घोड़े, हाथी, दूसरी और जो निजी चीज़ों की ज़रूरत है उसको मेंटेन रखने का काम इन्हीं का होता था। छोटे मोटे रेवेन्यू से रिलेटेड मंदिर बनवाना, उनके रखरखाव करने का काम इनका देखा जाता था। तो ये डेफिनेटली कि पेपर के अंदर ये दोनों चीज़ जरूर आएगी जो आपने फोकस करनी नायक और अमर नायक के बीच में। आप पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर का अगर कैपिटल का अगर हम देखें तो ये कुछ ये नदी है, ये कृष्णा नदी है, ये तुंगभद्रा नदी है और इसी के बीच में विजयनगर एम्पायर फैला हुआ है। तो इसका आप देख सकते हो कि इसी तरीके से बता रखा है कि यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या है। नंबर 1 अगर हम पानी की बात करें तो पानी अच्छा खासा था, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है नेचुरल बेसिन बना हुआ था। कहने का मतलब पानी मेन आ रहा था, 2 नदियों से मेन तो पानी आ ही रहा था। तो उसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो विजयनगर एम्पायर में काफ़ी अच्छा था। विजयनगर एम्पायर में जो राजा था कृष्णदेव राय, उसने कमलापुरम टैंक भी बनवाया हुआ था जिससे वहाँ के लोगों को पानी पीने को मिल जाता था। और ये कमलापुरम टैंक बहुत सारी फिल्मों के अंदर दिखाया गया है। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा कहा जाता है कि अल ब्रूनी से इंस्पायर्ड ये कमलापुरम टैंक बनाया गया था, जिसमें आप देख सकते हो कि हर जगह से सीढ़ियां हैं, हर जगह से व्यक्ति उतर सकता है और ये उतना ही गहरा होता चला जा रहा है। फिर ये पानी भरेगा तो और भरता चला जाएगा और बहुत अच्छा सिस्टम इन लोगों ने बनाया था। अगर दूसरी बात करें विशेषता की किलेबंदी की, तो किलेबंद बहुत अच्छी तरीके से था। ये किलेबंद बोले तो इन्होंने हर चीज़ को किलेबंद कर रखा था। अबुल फजल बताते हैं कि किलेबंद इतना ज़्यादा अच्छा था कि 7 दीवारों में, 7 लेवल की दीवारों में इसको किलेबंद कर रखा था। बहुत बड़ी बात है, वो इन लोगों ने कर रखा था। विजयनगर एम्पायर में अबुल रजाक जो है ना, अबुल फजल नहीं, अब्दुल रजाक, इसकी स्टेटमेंट पेपर के अंदर कई बार आई है। पूछा गया है कि अब्दुल रजाक ने बताया कि कितने लेवल पर दीवारों को इन्होंने कैप्चर कर रखा था, तो 7 लेवल पर। इसने बताया कि अलग अलग लेवल पे देखो कवरिंग हो रखी है, पहला ये कवर है, दूसरा ये कवर है, तीसरा ये कवर है। अब हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है कि पहले उसमें क्या था, दूसरे उसमें क्या था, पहले में वो क्या कवर करते थे, दूसरे में वो क्या कवर करते थे, इतना ही पढ़ना हमें। लेकिन बस हमें इतना पढ़ना है कि ये लेवल करने के लिए किस तरीके से मोटार का, मिट्टी का और किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे इसकी किलेबंदी हो सके। ये अच्छी बात है। इस किलेबंद में अकॉर्डिंग टू हिम उसने बताया कि उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड पहले और दूसरे में, तीसरे में इन्होंने जो खेती वाले बगीचे वाले घर वाले हिस्से उसे तीसरे में करा। इन्होंने इवन क्या कहते हैं जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पे सामान को इकट्ठा करा जा सकता है, इन्होंने उन जगहों को भी पूरी तरीके से किलेबंद रखा ताकि अगर बाहर से कोई अटैक करने के लिए कोई आए तो उन अटैक को बचाया जा सके। ताकि ये अगर मान लो कि कोई अटैक कर देता और इनके सामान पर अटैक कर देता तो ये रह कैसे पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। इसीलिए तो किलेबंदी पहले, दूसरे, तीसरे लेवल पे थी। पूरी तरीके से हर जगह पे आप कह सकते हैं रोड का सिस्टम था। ऐसा कहा जाता था कि जो गेटवेज होते थे, जो मेन गेटवेज होते थे, वो राजा के महल तक या मेन शहरों तक या मेन बाजारों तक जाते थे। वो पक्की सड़कें होती थी। कच्ची सड़कों को गांव तक, गलियों तक, मोहल्लों तक कनेक्ट करने की कोशिश करी जाती थी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। यहाँ पे आर्किटेक्चुरल फील दे रखा है। विजयनगर एम्पायर में बड़े बड़े गोपुरम थे, लेकिन अरबों का इम्पैक्ट भी हमें इनके स्ट्रक्चरल स्टाइल में दिखाई देता है कि थोड़ा बहुत इस्लामिक स्ट्रक्चर भी इनका है, क्योंकि देखो आर्काइव की शेप में ये दिखाई दे रहा है हमें, तो इसीलिए इस्लामिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसे। विजयनगर एम्पायर में रोड के बारे में मैंने बता ही दिया, कर्नल कॉलन मैकेंजी बताते हैं इसके बारे में भी, है ना। और फिर फाइनली फुटपाथ भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते थे। तो ये कुछ वैसे ही है, नॉर्मली आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे रोड बनते थे, ऊबड़ खाबड़ प्लेस से दूसरे उस टाइप पे बनाया जाता था। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्बन कोर के बारे में आपको पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है कि पूरे की पूरे विजयनगर एम्पायर में 2 ही जगह होती थी, शहरी भी होती थी और ग्रामीण भी होती थी। ग्रामीण तो ग्रामीण ही रहेगी। शहरी का पता क्या चलता था, जहाँ पर महंगी चीजें मिलती थी, चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, जहाँ पर मेहराब, बिल्डिंग्स, जहाँ पर बहुत सारे इमारतों का शहर मिलता था, ये अलग अलग जगहों पे फैला हुआ था। अगर ये होता था तो इससे हमें पता चल जाता था कि ये इलाके बड़े रहायशी हैं, जहाँ पे टैंक हैं, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे बाजार है, जहाँ पे पक्की सड़कें हैं, जहाँ पे महंगे सामान मिल रहे हैं। और सारे तो इंपॉर्टेंट जगह होंगी ना,
तो इसीलिए तो विजयनगर एम्पायर में शाही केंद्र, दोस्तों आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर ये मैप देखा होगा, बट दिस मैप आई एम शोइंग दिस कि सेक्रेड सेंटर होते क्या है। देखो पवित्र प्लेस बोली जाती है, इसको ये याद रखिएगा। पवित्र प्लेस के बारे में ज्यादातर इसके अंदर डिस्कशन हो रही है हमारे साथ, और पवित्र प्लेस जो है वो ही सेक्रेड सेंटर कहलाते हैं। सेक्रेड सेंटर बोले तो जहां पर विजयनगर एम्पायर की मेन राजधानी थी, जिसे हम हम्पी शहर बोलते हैं, उसे हम सेक्रेड सेंटर के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद बहुत सारे शाही घराने थे जहाँ पे राजा अपने मेन कलीग्स नोबैलिटी क्लास यानी कि उनके जो सामंती वर्ग होते हैं उनसे मिला करते थे। तो ये हमारे रॉयल सेंटर्स हैं। एंड देन अर्बन कोर रॉयल सेंटर के ही आसपास होते थे। क्यों? क्योंकि जहाँ पर शाही शहर होंगे वहीं पे शाही नगर बसे जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो ये है हमारा पूरी तरीके से पवित्र स्थान यानी कि सेक्रेड सेंटर। इसी के आसपास के हिस्सों के अंदर बाजार लगा करते थे, इसी के आसपास के हिस्सों में बहुत सारे मंदिर जो हैं वो पाए गए थे। तो रॉयल सेंटर वाज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द सेटलमेंट एंड इट इंक्लूड्स 60 टेम्पल्स। मतलब सेक्रेड सेंटर के पास ही लगभग 60 मंदिर पाए गए थे, जो अपने आप में इतिहासकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा एक अहम रोल प्ले करता है। तो इमारतों की और महल की पहचान काफी आसानी से की जा सकती थी। ऐसा कहा जाता था अबाउट 30 बिल्डिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ पैलेस। अब जैसे कि मान लो कि 60 टेम्पल कहते हैं कि वहां पे मिले थे, हालांकि 60 टेम्पल्स में से आइडेंटिफाई करे गए थे कि ऐसे कौन से पैलेस हो सकते हैं जहां पर राजा रहता होगा या राजा से जुड़े हुए लोग रहते होंगे। स्ट्रक्चर मंदिर जैसा है, पर मंदिर की फोर्टिफिकेशन या मंदिर की बनावट ऐसी कि बिल्डिंग भी लग रही है। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने बताया कि बिल्डिंग है ये और यहाँ पे राजा रहा करता होगा। तो उनमें से कुछ कुछ टेम्पल्स हैं जो बता रखा है। मंदिरों का निर्माण पूरी तरीके से चिनाई वाले तरीके जो होते थे उससे नहीं होते थे। कभी कभार हमें मंदिर के निर्माण के अंदर हमें दूसरी और चीजें भी देखने को मिलती थी। जैसे एग्जांपल के लिए मोटार, आपने पहला चैप्टर जब पढ़ा होगा हिस्ट्री का हमारा, तो हमने मोटार के बारे में उसमें बताया था। मोटार फील करा जाता ताकि दो पत्थरों के बीच के हिस्सों को भरा जा सके। कुछ ऐसे भी हमें इमारतें मिली थी जो हमें यह देखने को मिला कि वो जो बेकार सामग्री होती है, जो पत्थर टूट जाते हैं, पेबल्स टूट जाते हैं, उन पेबल्स के टूटने के बाद बनती हैं वो, तो हमने उनके बारे में भी इसके अंदर पढ़ लिए थे। तो हमें ये पता चला कि कुछ फाइन टेम्पल थे और कुछ खराब चीजों से बनाए हुए, जैसे कि आपका महानवी डब्बा जो है ये हमें देखने को मिलता है। तो ये था यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे महानवी डब्बा, इसके बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स बताने की कोशिश करी गई है और एक ऑडियंस हॉल हमें देखने को मिला है। ये दो चीज हमें लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महानवी डब्बा रिचुअल परफॉर्म करने के लिए यूज करा जाता था राजा के द्वारा, और ऑडियंस हॉल्स राजा के द्वारा उनके लिए यूज करा जाता था जब वो अपने मेन सभा के लोगों को एक तरीके से स्पीच दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, कोई कमांड दे रहे हैं, उसके लिए यूज करा जाता था। अब अकॉर्डिंग टू अब्दुल रज़ाक अपनी बुक में लिखते हैं, हालांकि इनकी बुक को एनसीईआरटी के अंदर नहीं मेंशन करा गया है, लेकिन नहीं मेंशन करा गया है तो आप फाइंड आउट जरूर करिएगा कि अब्दुल रज़ाक ने कौन सी बुक में लिखा था। अब्दुल रज़ाक ने लिखा कि जब वो विजयनगर एम्पायर में पहुंचे थे तो देवराय सेकंड जो थे वो ऑडियंस हॉल के आसपास की बिल्डिंग हम्पी शहर में उस समय रहा करते थे। द ऑडियंस हॉल इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म विद स्लॉट ऑफ वुडन पिलर टू क्लोज एंड रेगुलर इंटरवल। इट हैज बीन स्टेयरकेस गोइंग अप टू द सेकंड फ्लोर विद द सेट ऑफ दीज पिलर। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पीरियड पे अब्दुल रज़ाक कहते हैं कि जो ऑडियंस हॉल था उसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, मिट्टी आपके उसके लक्कड़ के पिलर्स के कुछ सबूत मिले थे, सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए भी इन प्लेसेस पे मिलती थी। तो इसका मतलब ऑडियंस हॉल जनता के संबोधन के लिए इस्तेमाल किया जाता जरूर होगा। इसको दरबार हॉल भी कहा जाता है विजयनगर एम्पायर में। ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था, मैंने इसको अलग से ढूंढ के डाला हुआ है ताकि आपको पता चल जाए। महानवी डब्बा के बारे में क्या बताया जाता है, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी जाए तो 11,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा फैला हुआ है। इसकी हाइट 40,000 फुट तक की है, यानी कि अगर इसकी हाइट देखी जाए तो इस तरीके से 40,000 फुट का है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर देखी जाए तो इस 40,000 स्क्वायर फुट में हमें इसे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर काम किया आता होगा। यार सिंपल सी बात है कि राजा अपने इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर तो बनाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अकबर की बात कर लेते हैं। अकबर ने
अपने ऑडियंस से मिलने के लिए झरोका मतलब झरोका सिस्टम बना रखा था। दूसरा, उसने अपने मेन खास लोगों से मिलने के लिए दीवाने खास बना रखा था। आम लोगों से मिलने के लिए दीवाने आम बना रखा था। ऐसे विजयनगर एम्पायर के राजाओं ने इसको बनाया था। मंच के ऊपर जो भी नक्काशी की गई है ना, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें, ये कुछ नक्काशी टाइप चीजें हैं, तो इससे ये पता चलता था कि उस समय इनका जो आर्किटेक्चुरल के साथ साथ इनका जो स्किल था ना, वो कितना ज्यादा अच्छा था, वो हमें दिखाने की कोशिश करी गई है। विजयनगर एम्पायर के अंदर ज्यादातर महानवी डब्बा के ऊपर ये विजयनगर एम्पायर के अंदर जो महानवी फेस्टिवल्स होते हैं उसको मनाते हैं। महानवी, जैसे अभी नवरात्रि है हमारी इंडिया के अंदर, उसका मीनिंग नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दूसरे जो दशहरा है, इन सब की पूजा जो है अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पे की जाती है। उस टाइम पीरियड पे विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड पे नवरात्रि जो थी वो उस समय महिषासुर जिस समय वध करा था दुर्गा जी ने, तो उसके लिए बड़ा फेमस है। इसीलिए जो 10 दिन का त्योहार होता है, जहाँ पे इंडिया की साइड में रामलीला मनाई जाती है और बंगाल के साइड में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, वो उस समय दुर्गा पूजा का सिस्टम जो था वहां पे किया जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशहरा नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा बोलते हैं, पेनिसुलर इंडिया यानी कि बिहार यूपी साइड में नवरात्रि और महानवी बोला जाता है। तो इसलिए महानवी डब्बा जो था इसके लिए इस्तेमाल होता है। महानवी डब्बा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि राजा किसी प्रकार की सेरेमोनियल एक्टिविटीज करता है, किसी को भेंट देता है, किसी को नया टाइटल देता है, राजा किसी से मुलाकात करने के लिए वहां पे किसी को अवार्ड सेरेमनी के लिए बुलाता है। एवरीथिंग यू सी लाइक बाहुबली वाला सीन कि राजा कोशिश करता है कि अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए उस स्टेज पे सभी लोगों को बुलाया जाए, जैसे कि इस मूवी में भी दिखाया गया था। दूसरी बिल्डिंग से अगर बात करें, दूसरी बिल्डिंग भी बहुत ब्यूटीफुल थी। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान से फोकस करें ना, तो आपको दिख जाएगा कितना प्यारा लग रहा है। तो इस हिसाब से इस दूसरी बिल्डिंग को लोटस महल कहा गया था। कॉलन मैकेंजी ने इसको लोटस महल का नाम दिया था। इसे काउंसिल ऑफ चैम्बर ही बोला जाता था, जहां पे राजा अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए, वारदात करने के लिए, बातचीत करने के लिए मिला करता था। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं मैं आपको कि इसका नाम लोटस महल लोटस टेम्पल के ऊपर पड़ा है और इस बंदे ने ही इसका नाम रखा था। कोई बंदा अगर इसको जानता है, देखता है, तो आप जरूर मुझे अपनी पिक्चर्स भेजिएगा। लास्ट ईयर के बच्चों ने मुझे भेजा था ये और काफी कुछ बताया था इसके बारे में, तो आप जरूर भेजिएगा। दूसरा है हजारा राम टेम्पल। ये किंग की फैमिली का रहने वाला जगह बोला जाता था, यहाँ पे किंग की फैमिली रहती होगी। तो हजारा राम टेम्पल के ऊपर स्क्रिप्टेड पैनल ऑन द वॉल सर्वाइव। These include scenes from the Ramayana sculpture on the inner wall of the shrines. अगर हम मंदिरों के अंदर वाले हिस्से में देखें तो उस पर कुछ रामायण से रिलेटेड हुई आर्काइव बनी हुई है, और दूसरा बाहर के पिलर्स में देखें तो भी हमें कुछ अच्छे अच्छे इंस्क्रिप्शंस और अच्छे अच्छे मूर्तियां जो है बनी हुई दीवारों पे देखने को मिलती है। तो इससे पता चलता है कितना फाइन आर्ट इनका स्ट्रक्चर था। दूसरी बिल्डिंग की बात करें तो ये लोटस महल के पास ही सिचुएटेड एक क्या कहते हैं एलिफेंट स्टेबल है, जहाँ पे एलिफेंट यानी कि हाथियों को रखा जाता होगा। अच्छा, सेकंड सेंटर ये क्यों है? क्योंकि रामायण के अंदर जो सुग्रीव और वाली की लड़ाई हुई थी, उसमें जो आपका क्या कहते हैं जो माउंटेन है जो तुंगभद्रा नदी के पास सिचुएटेड है, जिसे ऋषि मुख माउंटेन बोला जाता है, वहां पर जो सुग्रीव था, सुग्रीव जब वाली को मार रहा था तो वाली जो है बच के ऋषिमुख माउंटेन के आसपास आके बस गया था, और वो तुंगभद्रा नदी के आसपास सिचुएटेड है, और तुंगभद्रा नदी के आसपास विजयनगर एम्पायर सिचुएटेड है, इसीलिए ये सेकंड सेंटर माना जाता है। दूसरा सेकंड सेंटर क्या माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि जो देवी थी, जो क्या कहते हैं शिवा से पूजा शादी करना चाहती थी, माँ पंपा देवी, उन्होंने अपनी क्या कहते हैं तपस्या जो थी विजयनगर एम्पायर में ही रह के करी, ताकि उनकी शिव से पूजा मतलब शादी हो जाए। तो ये भी एक लोगों की मान्यता है। दो मान्यताओं के हिसाब से तो बता सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो है पवित्र स्थान माना जाता है। दूसरी बात अगर हम ये कहें कि हमने देखा था कि पावरफुल रूलर तो काफी लंबे समय से यहाँ पे रह ही रहे थे, और उसके बाद काफी लंबे समय तक विजयनगर एम्पायर चला, लेकिन विजयनगर एम्पायर के अंदर जो मंदिरों की खासियत है ना वो बहुत अच्छी है। टेम्पल्स एक ऐसा सेंटर बने जहां पर सोशल और कल्चरल एक्टिविटी होनी चालू हो गई। राजा पूरी तरीके से कोशिश करता था कि जो अमर नायक है और नायकों की अपॉइंटमेंट होती है वो मंदिरों में ही करवाई जाए। मंदिरों के अंदर धीरे धीरे करते करते जब दान दक्षिणा आने लग गई तो मंदिरों का आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होने लग गया। मंदिर बहुत ही एनॉर्मस साइज में होने लगे और बड़े होने लगे, और साथ साथ में इन मंदिरों के अंदर ज्यादातर राजा की अथॉरिटी के साथ साथ पंडितों की भी चलने लग गई, और पैसा पे पैसा भी आने लग गया। अच्छा, दूसरी बात मंदिरों की खासियत क्या थी? मंदिरों की खासियत ये थी कि मंदिरों के अंदर गोपुरम और मंडप जैसी चीजें बहुत अच्छी देखने को मिलती थी। गोपुरम का मतलब ये होता है एंट्रेंस गेट इतना विशाल बना देना कि कोई भी बंदा मंदिर के अंदर एंट्री करने से पहले गेट को देख ले, क्या गेट बनाया है।
और साथ में इनके शिखर जो होते थे ना, मंदिरों के शिखर, वो बड़े ही बहुत बड़े होते थे। इसीलिए गोपुरम या साउथ के मंदिरों का बनाने का स्टाइल द्रविड़न स्टाइल है। हमारे नॉर्थ में जो मंदिर बनते हैं वो आपके द्रविड़न स्टाइल में नहीं बनते हैं, वो पूरी तरीके से नागर शैली में बनाए जाते हैं और ये द्रविड़न शैली में बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ हमारे जितने भी मंदिर पाए गए उसमें मंडप की व्यवस्था जरूर देखने को मिली। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के लोग विरूपक्ष और पंपा देवी की शादी जो है वहाँ पे झूले में कराया करते हैं हर मंदिर के अंदर, तो एक तरीके से ट्रेडिशन भी बन गया है। अगर हम मंदिरों के मंडपों का अगर आर्काइव देखें या मंदिरों के उसका स्ट्रक्चर देखें तो बड़ी बारीकी से चीजों को बनाया गया है, जो अपने आप में बेशकीमती मैं कह सकता हूँ आर्किटेक्चर है, जो मंडप के क्या कहते हैं पिलरों पे देखने को मिलता है, कॉरिडोर्स पे देखने को मिलता है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो बहुत मुश्किल से बनता था, लेकिन उसमें बनाया गया था। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल आज भी उधर इंपॉर्टेंट है, विरूपक्ष और विठ्ठला देव टेंपल। ये वही टेंपल है जो आपको 50 के नोट पे मिलता है, इसलिए जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। ये विरूपक्ष टेंपल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। विरूपक्ष टेंपल ऐसे नहीं बना, विरूपक्ष टेंपल को बनने के लिए बहुत लंबा समय लगा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा गया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कृष्णदेव राय का जब राज्य अभिषेक हो रहा था तो उस समय इसी हॉल के अंदर इनका जो मंडप वाला पार्ट है वहां पे, वहीं पे इनका जो है राज्य अभिषेक किया गया था। दूसरी बात, कोशिश यही करी जाती है कि जितने भी मंदिर बनाए जाते हैं उसका एंट्रेंस गेट बड़ा प्यारा बनाया जाए। तो कृष्णदेव राय ने बहुत सारे गोपुरम बनवाए थे, बहुत सारे मंडप भी बनवाए थे, फिर वाटर बॉडी जैसी चीजें भी यहाँ पर लाई जाने लग गई। अगर हम हॉल की बात करें तो हॉल की खासियत क्या होती होगी? हॉल की खासियत तो आपको शादी के लिए लोग इकट्ठा हो जाए, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, ये सब प्रोग्राम मंदिरों के अंदर कर ले तो उसके लिए यूज होता है। किसी को पूजा पाठ करनी है, अपनी देवी को झूला झुलाना है, हाँ, ये सब उस समय हॉल के अंदर होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंदिर के बीच में और उसके साथ में जो दूसरे छोटे टेम्पल्स होते हैं उनके बीच में एक मंडप बनाया जाए, उसकी इंपॉर्टेंस है। तो दो इंपॉर्टेंट टेम्पलों में से विठ्ठला देव टेम्पल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूनिक बात यह है कि इसको ऐसा बनाया गया एक ही पत्थर से काट के कि ऐसा लग रहा है कि रथ के ऊपर है ये टेम्पल। विठ्ठला देव विष्णु को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था जो बहुत ही मुश्किल से उस समय बनाया गया था। ये गोपुरम के जस्ट जैसे आप गोपुरम में एंट्री मारोगे तो जब आप विठ्ठला देव टेम्पल देखोगे उसके बाद आपको विरूपक्ष टेम्पल वहां देखने को मिलेगा विजयनगर एम्पायर के अंदर। विजयनगर एम्पायर के बारे में जानना है तो हमें फोटोग्राफ से, हमें प्लेन से, हमें स्ट्रक्चर से और उसके बाद उसके स्कल्पचर्स के बारे में पता चलता रहता है। तो हमें प्लॉटिंग, लोकेटिंग, ये सब हमने किन्हें बताया था? इन्होंने बता दिया था भाई साहब ने हमें, क्योंकि ये सर्वे जनरल ऑफिसर उस समय पे अपॉइंट हुए थे। तो ऐसा कहा जाता है 1976 के अंदर हम्पी को पहली बार नेशनल इंपॉर्टेंट मिला था। बहुत बड़ी बात है कि हम्पी जैसे शहर को नेशनल इंपॉर्टेंट मिला, पूरे विश्व के अंदर फिर ये फेमस हुआ और धीरे धीरे करते 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 इसको हमने अलग अलग स्क्वायर फीट में बांटना चालू करा ताकि जब इसकी स्टडी हो तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी स्टडी की जा सके। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स एंड स्ट्रक्चर फाउंड हुए, बहुत छोटी छोटी मूर्तियां फाउंड हुई, उसके साथ साथ रोड, पाथ, बाजार, ये सब फाउंड हुए, पिलर बेस्ड प्लेटफॉर्म बहुत सारे मिले। ये सब डिटेल सर्वे के अंदर ही हमें पता चला जब कर्नल कॉलर मैकेंजी ने इसकी स्टडी अच्छी तरीके से करनी चालू कर दी। बिल्डिंग एक इंफॉर्मेशन का सोर्स हो सकता है जिससे हमें पता चलता है कि पास्ट के टाइम पीरियड में लोग किस तरीके से अपनी देवी देवताओं की इंपॉर्टेंस को देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे एक तरीके से। और बची हुई इमारतें हमें बताती है कि उस समय किस तरीके से तकनीक का इस्तेमाल करा गया होगा, उनको बनाने की, निर्माण की प्रक्रिया क्या हुई होगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हमें देखने को मिलती है। We can access the defense requirement and military preparedness of the city by studying its fortification। अगर हम इसके किले बंदी को पता करें या पढ़ें तो उससे हमें पता चलता है कि कितनी मिलिट्री को इंपॉर्टेंट देते थे और सिक्योरिटी को यूनिक को इंपॉर्टेंट देते थे। जो भी ट्रैवलर्स भारत में विजयनगर एम्पायर के बाद या पहले आए थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत नोटेबल बातें लिखी, जो हमारे इतिहास के लिए गर्व की बात है कि हमने हमेशा अतिथि देवो भव कहा है। और जो भी अतिथि हमारे विजयनगर एम्पायर के टाइम पीरियड में आया है उसने विजयनगर एम्पायर के ग्लोरियस चीज और राजाओं के बारे में अच्छी बातें ही लिखी है। तो इससे विजयनगर एम्पायर आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य है और इसीलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आप पढ़ते हैं वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर में। ये कुछ हिस्टोरियंस यही नहीं और भी थे और हमने कुछ और भी पढ़ लिए हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप दैट आपको चीजें समझ में आई होंगी और ये सारे नाम जो अलग अलग काम करके गए हैं। तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर बताइएगा कैसी थी। दिस इज इट इन दिस वीडियो।